हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आज का यह वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, जिसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए नॉन हिंदी का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुनकर लाए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी 100% गैसिंग प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी हिंदी में 100 में 100 नंबर गारंटी मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टारगेट ऑब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं कोई भी गाइड उठा के बार बार पूछे जाते हैं। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कवि कैसे संत थे? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुणवादी। यानी कबीर जो थे ये एक कैसे संत थे? तो निर्गुणवादी संत थे, याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई और टारगेट ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र। यानी ईदगाह जो कहानी है इनके लेखक प्रेमचंद्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। यानी विक्रमशिला जो है ये साहित्य की कौन सी विधा पर है? तो निबंध पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? यानी विक्रमशिला जो है इनका पिछला कहानी और अभी का जो वर्तमान में है ये सब कहानी कौन सुना रहे हैं? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं विक्रमशिला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट हैं? आपको बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है टोटल 6 गेट है। एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उसके अंदर जो प्रवेश कीजिएगा आप तो कितने दरवाजे हैं यानी कि गेट है? तो 6, याद रखना है 6 गेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं और 11वीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। यानी विक्रमशिला विद्यालय में जो पढ़ाई का माध्यम था वो कौन सी भाषा थी? तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय है उसमें टोटल 6 गेट है और उसके प्रांगण में टोटल 6 महाविद्यालय थे। ये दोनों का आंसर सेम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, याद करने में आसानी हो। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं सदी में। यदि क्वेश्चन आता है, टारगेट क्वेश्चन है ये कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई या कब बनी या कब स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है कि 8वीं सदी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 विक्रमशिला कहाँ स्थित है? 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिंचक में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तंत्र विद्या संबंधित है। यानी तंत्र जो विद्या है ये किससे संबंधित है? 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। यानी भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से तंत्र विद्या जो है संबंधित है, यानी कि उसका कनेक्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? नवागत का अर्थ होता है नए स्टूडेंट। ओके, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षु।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्कों के आक्रमण से। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय सर्वनाश यानी नष्ट, खत्म, एंड कौन किया? तो तुर्कों के आक्रमण से हुआ था। जब तुर्कों ने हमला किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, तब उनका सर्वनाश हो गया था। याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रोजनामचा का क्या अर्थ है? 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का अर्थ होता है काम। रोजनामचा का अर्थ होता है रोज किए जाने वाले काम यानी क्रियाकलाप। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टारगेट ऑब्जेक्टिव है। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी जी। यानी सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक गांधी जी यानी कि बापू जी हैं। प्यार से उसे क्या क्या बुलाते हैं गांधी जी को? बापू। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक परंपरा पर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं। यानी संजू जो थी, लड़की थी एक, वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, क्लास 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के प्रयोग। यानी कि दीदी की डायरी में जो संजू थी वो जिस साहित्य को पढ़ी गांधी का, तो उसका नाम जो था, वो बुक का नाम था सत्य के प्रयोग। इनके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापानी लड़की तोतो जान के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको बताएंगे आज। सारा प्रश्न जो है गेसिंग ऑब्जेक्टिव है। यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट याद रखते हैं तो आपको जो है 100% श्योर रखिए कि आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर गारंटी मिलेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, संजू को कहाँ भाग रहा भाई? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किनसे मिली? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी साहित्य से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति चित्रण। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है यानी कि कैसा है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति उपयोगी यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूजनीय। यानी कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का जो स्थान है वो पूजनीय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तू जिंदा है तो डैश डैश शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता। यानी तू जिंदा है तो ये कविता है और ये किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो आपको बता दें कि ये शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं यानी कि लेखक कौन है? पोएट। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर शैलेंद्र। जस्ट अभी आप लोगों को बता दिए थे पहले। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाभिमानी। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर कुछ भी घमंड ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो है जिंदा माना जाता है। किसके अनुसार? कवि के अनुसार। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तू जिंदा है तो डैश डैश कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है?
29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आशावादी। यानी कि आप कोई भी मेहनत कीजिए, काम कीजिए, तो उसमें आपको धीरज रखना होगा, आशा रखना होगा, तभी आप जाके सफल हो सकते हैं। यानी कि 100% गारंटी है कि सफल होंगे। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं तो मेहनत करते हैं तो गारंटी है कि आप पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, स्वराज्य का अर्थ है। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना राज। यानी स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज, यानी कि मैं स्टेट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ईदगाह कहानी आधारित है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर। यानी ईदगाह जो कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और इनके लेखक प्रेमचंद्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है। इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। जैसा कि रमजान के महीने में 30 रोजे रखने पड़ते हैं, तो रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है, तो 30 दिनों के बाद। याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का सी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 29 होते हैं, कभी कोई कोई महीना में 29 रोजा भी रखा जाता है। तो इस ऐसा आपको धैर्य नहीं रखना है, आप आंख बंद करके आपको टिक करना है सी कि 30 दिनों के बाद रमजान की जो है ईद आती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव है, ये हर साल पूछे जाते हैं। पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर फिक्स हो गया आपका। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिमठा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्मिक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कैसा जीवन बालमन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभावग्रस्त। यानी कि ऐसे बच्चे जिनके बचपन में ही माँ बाप गुजर जाते हैं, उन पर किसी का साया नहीं होते हैं, या फिर जो बहुत गरीब है तो उसको जो है बचपन से ही ये महसूस होने लगता है कि खुद नहीं कमाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि खाने पीने में बहुत सोचने समझने पर उसको क्या कर देते हैं, वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपकी जैसी स्थिति होगी वैसे आपका काम होगा। तो ऐसे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आमीना कौन थी। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हामिद की दादी। यानी ईदगाह जो कहानी है उसमें आमीना और हामिद के किरदार को दिखाया गया है, तो जिसमें आमीना जो है हामिद की दादी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खड़ी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्म के प्रति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ हैं। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इनके द्वारा लिखे जो गए हैं वो शीर्षक पाठ क्या है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मवीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माता कौन निर्माण करता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है, या फिर निर्माण कौन करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मवीर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी जी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि बाल गोविंद भगत सिंह की उम्र क्या थी। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 से ऊपर। यानी बाल गोविंद भगत जो थे इनकी उम्र जो है वो 60 से ऊपर थे, और इसे ये कैसे टोपी पहनते थे, तो कबीरपंथी टोपी पहनते थे ये। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे।
44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो थे कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, यानी कि उनके रास्ते पर बताए गए बातों पर चलते थे, इसलिए। आगे बढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बाल गोविंद भगत कहाँ स्नान आसान जमा बैठते थे? स्नान नहीं, आसान। बहुत जगह मतलब वो कहाँ स्नान करने जाते थे, तो हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। और बाल गोविंद भगत कहाँ आसान जमा बैठते थे, यानी कि आसान जो था उसका बैठने का स्थान था, कहाँ बैठते थे? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर के आंगन में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या हैं? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृहस्थ। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टारगेट ऑब्जेक्टिव है। इसमें जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न गेसिंग प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है 200% गारंटी है कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे, तो गृहस्थ थे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243 फुट। यानी हुंडरू का झरना जो है सांप की तरह चक्कर काटता है उनका पानी, और इनकी जो ऊंचाई है वो 243 फुट है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात जो है वो रांची से कितनी दूरी पर है? तो 27 किलोमीटर। याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हुंडरू को शोभा कैसे बनी? यानी शोभा का अर्थ होता है सुंदरता, ब्यूटी। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति द्वारा, यानी कि गॉड गिफ्टेड, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा? 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक ने। यानी लेखक कहते हैं कि जैसा हुंडरू का झरना सुंदर वैसा ही उसका मार्ग, यानी कि सुंदर रास्ता। ये कौन कहे? तो लेखक ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदिवासी संस्कृति का। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए हैं। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से याद था, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दें, ताकि उसे भी फायदे हो सके और वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।